Hello everyone, welcome to my channel. My name is Bhagyashree Ranawat. I am starting a series of class 12th NCERT book Politics in India since Independence. यहाँ पर हम बहुत ही इजी तरीके से और स्टोरी के फॉर्म में पॉलिटिकल साइंस को याद करेंगे, उसे समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में समझते हैं तो हमें टीचर जिस तरीके से हमें समझाती है वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर जब समझ में आ जाता है तो एग्जाम में जब हम लिखने जाते हैं तो हम पॉइंट्स ही भूल जाते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको पॉइंट्स के साथ साथ वो चीजें याद हो जाएगी। आप और मैं दोनों ही इस टॉपिक को याद करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, मतलब जो कंटेंट मैंने लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बायलैंग्वेज में एक्चुअली समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए और एग्जाम में आप इजीली उसे याद कर सके और लिख सके अपने पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो वैसे जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया कि हम कौन सी बुक शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो इवेंट्स है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट लीडर्स थे, ठीक है, जो पॉलिसीज थी, जिन पॉलिसीज ने हमारे नेशन को बिल्ड करा, ठीक है, उसे एक अच्छा शेप दिया, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कि नेशन को बनाने में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। जो सबसे बड़ी चैलेंज थी वो थी वर टू स्टैब्लिश नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद में नया नया पार्टीशन हुआ था 1947 में। तो उस पार्टीशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुए थे, जो एट्रोसिटीज हुई थी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये चैलेंज था। ठीक है, अब जैसे इस बुक के इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर हम जो चैलेंजेस स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं वो यही है। ठीक है, कि पार्टीशन के दौरान जो एट्रोसिटीज हुई थी, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जो ट्रॉमा, लोग जिस ट्रॉमा से गुजर रहे थे, उसको कैसे कंट्रोल किया गया। ठीक है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, वो चीज एक तो हम यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम हम यहाँ पढ़ेंगे वो था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें हम अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, हम उन्हें इंडिया के अंदर मिलाना चाह रहे थे। तो वो जो चैलेंज हमने फेस किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो बड़ी प्रॉब्लम हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम थी हमारी टू मेक इंटरनल बाउंड्रीज, ठीक है, ऑन लैंग्वेज बेसिस। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो हम यहाँ पे अब पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो ये इंट्रो था। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर। तो हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है इस और फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक आप बुक के अंदर देखेंगे वो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको वही चीज बताइए जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि क्या चैलेंजेस थे। और इसमें जो बेसिक चीज आपको पढ़नी है ना, वो ये गोल्स है जो मैंने लिखे हैं। देवर टू गोल्स, है ना, सेकंड लाइन में आप देखिए। वो चीज हमको स्पेसिफिकली पढ़नी है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। देखो, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वो सब आपको पता है कि मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। ये जो मैंने ऊपर का पैरा लिखा है ये आप इससे बहुत बार पढ़ चुके होंगे और बहुत ज्यादा आप इससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रात को। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना, उस स्पीच का नाम था। वो सब कुछ आपने पढ़ रखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जाम में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके ना, कोई आंसर को प्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब देखिए, ये सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन किया था उस दौरान हमने कुछ गोल्स डिसाइड किए थे कि जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम ये दो चीजें स्पेसिफिकली अचीव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज थी वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या थी भाई, हमें क्या चाहिए था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए था। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए थी वो चाहिए थी to ensure the government work for the benefit of all, specifically the poor and socially disadvantaged group। ठीक है, हम ये इंश्योर करें कि जो सरकार हमने चूज करी है, हम जिसे चूज करेंगे, वो सबकी भलाई के लिए चले और स्पेशली जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनकी भलाई के लिए चले। ठीक है, ये जो गोल्स थे ये इजी नहीं था एक्चुअली, इन्हें अचीव करना वाज नॉट दैट इजी। क्यों? क्योंकि भाई सिचुएशन ही इतनी खराब थी, है ना। उस दौरान नया नया पार्टीशन हुआ था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक जाति के लोग दूसरी जाति को मारने में तुले हुए थे, इतनी
प्रॉब्लम्स के अंदर ये इमेजिन करना कि हम ये वाली गोल्स अचीव करेंगे, ये थोड़ा-सा हेक्टिक था। लेकिन तो भी हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इसे अचीव करने की कोशिश की और फाइनली अचीव भी किए। सारे जो मल्टीपल चैलेंजेस थे, उन्हें उन्होंने फेस किया और वो आगे बढ़े और उन्होंने एक अच्छा परफेक्ट नेशन बनाया। तो ये जो पैरा है, उसके अंदर यही है। मेनली आपको जो चीज़ याद करनी है इसके अंदर, वो ये है कि इंडिया ने 2 गोल्स डिसाइड किए थे और वो थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी चीज़ कि हम सबकी भलाई के बारे में सोचें, जो सरकार हम चूज़ करें वो सबकी भलाई के लिए चले, डेवलपमेंट के लिए चले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चले। ठीक है? आई बात समझ में? नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आते हैं हमारे 3 चैलेंजेस, ठीक है? ये वही चैलेंजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है? जिसके बारे में हम और इस डीपली पढ़ेंगे। देखो, इंडिया के अंदर उस दौरान कुछ 3 चैलेंजेस थे जो कि हम हमारी जनता जो थी वो फेस कर रही थी, ठीक है? जो पहला चैलेंज था हमारे पास वो था यूनिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड चैलेंज था भाई? यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है? मतलब कि हमें एक यूनिफाई नेशन बनाना था। अब इंडिया जो इतना वास्ट है, जहाँ पे अलग-अलग भाषा, अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग रिलीजन रीजन है, ठीक है? उस इतने बड़े नेशन को एकजुट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है? लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और हमने अचीव किया क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है? पर उस दौरान क्वेश्चंस उठे थे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द अर्जेंट क्वेश्चंस वाज हाउ टू अचीव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना? कैसे अचीव करेंगे? ठीक है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस दौरान, ठीक है? लेकिन तो भी हमने अचीव करा। ठीक है। अब सेकंड चैलेंज की तरफ चलते हैं। सेकंड चैलेंज था, जैसा कि हमने आगे ही पढ़ा था कि हमने 2 गोल्स डिसाइड किए थे कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएँगे। तो सेकंड चैलेंज हमारा यही था कि हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है? और उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया, ठीक है? ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, इसका क्या मतलब होता है? भाई रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि सिटीज़न्स जो है वो डायरेक्टली तो लॉ नहीं बनाएँगे, डायरेक्टली तो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे जो उनकी बात को सेंटर तक ले जाएगी और उसे अप्लाई करेगी। आई बात समझ में? दूसरा, बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझ में आ गया। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने एक्चुअली यूके से लिया है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो हमने दूसरी दूसरी कंट्रीज से लिए हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हमने किससे लिया है भाई? यूके से लिया है, क्योंकि क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ऑन अस, ठीक है? तो उन लोगों की टैक्टिक से, उन लोगों की चीजों से हम ज्यादा फैमिलियर थे ना, तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पार्लियामेंट आपको पता है ना क्या है? पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है भाई? जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउसेस होंगे जो कि सरकार चलाते हैं, है ना? तो ये जो सरकार होती है ना, इसके अंदर सरकार मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को, ठीक है? और ये जो सरकार होता है, इसका जो हेड होता है, वो होता है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर। आई बात समझ में? जैसे कि अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी है ना? तो वो क्या है, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है, ठीक है? हमने उन्हें अपॉइंट किया है और वो हमारी ही इच्छा से वहां पे हैं जहां पे वो अभी है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी अचीव करना वाज नॉट दैट इजी, ठीक है? क्योंकि सिचुएशन खराब है, ऊपर से सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज नॉट कि भाई हाँ डेमोक्रेसी बन गई है, नहीं। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, जैसे कि इक्वली लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो उस पे हम डिबेट कर रहे हैं, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर बहस हो रही है, वो सारी चीजें भी माननी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीजें भी फॉलो होनी चाहिए। तो सेकंड चैलेंज ये था। थर्ड चैलेंज था कि हम इंश्योर करें डेवलपमेंट, वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी, और स्पेसिफिकली किसी एक सोसाइटी नहीं, सारी सोसाइटी का भला होना चाहिए, ठीक है? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं, जो कि ये बताते हैं कि हर बंदे के पास फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? हमें भाईचारे से रहना चाहिए, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। जो माइनॉरिटीज़ है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इवन जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ लॉज़ लिखे हुए हैं जो कि एनफोर्सेबल लॉज़ नहीं नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम आएगा तो सरकारें उन्हें एनफोर्स कर सकती है, उन्हें एक एनफोर्सेबल लॉ बना सकती है, ठीक है?
ठीक है? वो एक्चुअली हमारे वेलफेयर के लिए है, ठीक है? हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए गए लॉज़ है, ठीक है? आई बात समझ में? तो हमारा जो रियल चैलेंज था, थर्ड चैलेंज जो था, वो यही था कि हम किस तरीके से इन पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव बनाएँ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करें और पॉवर्टी को किस तरीके से रिड्यूस करें, है ना? समझ में आ गया आपको? अब आते हैं हम आगे वाले पॉइंट पे। अब हम चलते हैं पार्टीशन, ठीक है? जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी पार्टीशन से रिलेटेड, तो हम ये पहली प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। अब देखो पार्टीशन में क्या हुआ आप सबको पता है कि एक टू नेशन थ्योरी करके थ्योरी थी जो मुस्लिम लीग लेकर आती है और वो डिमांड करती है पाकिस्तान की एक सेपरेट नेशन की, क्योंकि उन्हें इंडिया के अंदर सेफ महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बहुत सारी इच्छाएँ को दबाया जा रहा है, सिर्फ़ हिंदू लोगों की डिमांड से पूरी हो रही है, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की। आई बात समझ में? ये जो सेपरेट नेशन की डिमांड थी, ये पहले तो कांग्रेस ने अपोज करी, ठीक है? लेकिन बाद में धीरे-धीरे ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस वगैरह से वो लोग मान गए और उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी के लिए हाँ कह दिया। अब देखो जब पार्टीशन हुआ तो वो सब कुछ आपको पता है कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ, है ना? किस तरीके से लोग इधर से उधर भाग रहे थे, ठीक है? उनके ऊपर इतना बुरा अत्याचार हो रहा था उनके साथ, है ना? वो सब आपको पता है। तो इस पार्टीशन के दौरान कुछ चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ गए थे, ठीक है? अब हुआ ये था कि ये डिसाइड किया गया था, बोला कि ठीक है हम पाकिस्तान तो बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान बनाएँगे किसे? तो ये डिसाइड किया गया कि जो एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी वाला होगा, उसको हम पाकिस्तान डिक्लेयर कर देंगे। आई बात समझ में? पहला चैलेंज क्या है? देखो, क्या डिसाइड किया गया? इट वाज़ डिसाइडेड दैट द एरिया वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? पहला चैलेंज ही ये था कि ऐसा कोई सिंगल बेल्ट नहीं था जो मुस्लिम मेजॉरिटी का था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है? और देयर वर 2 एरियाज़ ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन इन वेस्ट एंड वन इन ईस्ट, और जो 2 थे, वो एक ईस्ट में था और एक वेस्ट में था। अब हम इंडिया के 2-4 टुकड़े तो कर नहीं सकते थे ना उस दौरान। लेकिन तो भी हमको करना पड़ा। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि फाइनली हमने पाकिस्तान एक ही स्टेट घोषित किया, ठीक है? मतलब बनेगा तो एक ही स्टेट, लेकिन ये एक स्टेट 2 अलग-अलग ज़ोन्स में है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। आई बात समझ में? तो हमारा फर्स्ट चैलेंज ये था और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमने पाकिस्तान बना दिया जो कि 2 टेरिटरीज़ को कंप्राइज़ करके बनाया गया था, ठीक है? आगे आते हैं हम सेकंड चैलेंज में। सेकंड चैलेंज हमारा ये था कि जो सारे मुस्लिम्स थे, ठीक है? वो सब पाकिस्तान के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते थे। जैसे कि आप खान अब्दुल गफर खान की बात कर लो, तो ये जो थे इन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं क्योंकि ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, ठीक है? इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने कहा कि भई मुझे नहीं मिलना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? मैं तो इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया गया और फाइनली इनका जो एरिया था एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है? उसको पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया गया। आई बात समझ में? सेकंड चैलेंज पता चल गया, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया ये भी पता चल गया, ठीक है? उनकी आवाज़ दबा के सॉर्ट आउट किया लेकिन कर दिया, सेकंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या था हमारा? पंजाब और बंगाल। अब ये जो पंजाब और बंगाल का एरिया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर मर्ज होने जा रहा था, वहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम्स नहीं थे, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे। ठीक है? तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हम पंजाब और बंगाल का पार्टीशन कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है? उधर के डिस्ट्रिक्ट्स लोअर लेवल तक पार्टीशन होगा इस तरीके से कि जो एरिया मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम होगा, उसको हम पाकिस्तान में ले लेंगे और जो इंडिया में होगा, उसे इंडिया में रहने देंगे। जैसे कि आप पंजाब को देख सकते हो, हाल-फिलहाल इंडिया पंजाब में भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है, उसके टुकड़े हो गए। जो वेस्टर्न पार्ट था, वो तो चला गया पाकिस्तान में और जो ईस्टर्न पार्ट था, वो इंडिया में रह गया। वैसे कि वैसे आप बांग्लादेश की बात कर सकते हो, जो वेस्टर्न पार्ट था वो हमारे पास रह गया और ईस्टर्न पार्ट था वो बांग्लादेश में चला गया क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो ये भी समझ में आ गई प्रॉब्लम आपको। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स थे, उनके साथ क्या किया जाए, तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया कि पंजाब और बंगाल के भी दो दो टुकड़े कर दिए गए, ठीक है? चौथा चैलेंज जो हमारे पास था वो था माइनॉरिटी का चैलेंज। ये एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज था बॉर्डर पे, क्योंकि दोनों साइड पे माइनॉरिटीज तो थे ही, ठीक है? अब क्या हो रहा था कि जो हिंदू और सिख है, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? वो लोग मुस्लिम से डर रहे थे, ठीक है? और जो मुस्लिम्स थे इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान से डर रहे थे, ठीक है? क्योंकि इस पार्टीशन की वजह से उन लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा था। ये लोग अपनी ही कंट्री में जो एक टाइम पे इनकी कंट्री हुआ करती थी, इन्हीं का एरिया हुआ करता था, इन्हीं का घर हुआ करता था, उधर ही अब ये एलियंस बन चुके थे। इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। इवन जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे, वो कोई भी इनकी डिमांड, कोई भी इनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारे पार्टीशन के दौरान की प्रॉब्लम्स है, इसे हमने इस तरीके से सॉल्व किया और फिर फाइनली हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे कि पार्टीशन से क्या
कॉन्सिक्वेंस हुआ? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ जो मैं आपको इतनी देर से समझाती आ रही हूँ, कि जो उस दौरान जो लोग थे बॉर्डर पे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनको मार दिया गया ब्रूटली, उनका मर्डर किया गया, उनको मारा गया, ठीक है? उनके साथ एट्रोसिटीज़ हुई, फीमेल्स जो थी उनको रेप किया गया, ठीक है? और बहुत कुछ, बहुत बार जो फैमिली मेंबर्स होते थे, वही अपनी जो घर की जो औरतें होती थी, उनको मार देते थे। उनको ऐसा लगता था कि दूसरे हमारी घर की इज़्ज़त को ऊपर हाथ डालेंगे, इससे बढ़िया कि हम ही इन्हें खत्म कर दें। आई बात समझ में? तो हम अब कॉन्सिक्वेंस की तरफ देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्या था? किलिंग एंड एट्रोसिटीज़, ठीक है? सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता वाला जो एरिया था, ठीक है? वो कम्युनल ज़ोन्स बन गए थे। यहाँ पे मुस्लिम अवॉइड कर रहे थे सिख हिंदू वाला एरिया, और जो सिख और हिंदू थे, वो अवॉइड कर रहे थे मुस्लिम्स के एरिया को, ठीक है? उनको डर लग रहा था अगर हम वहाँ जाएँगे तो हमारी हालत बुरी होगी, ठीक है? अब माइनॉरिटीज़ के साथ तीसरा जो प्रॉब्लम था, कॉन्सिक्वेंस था वो माइनॉरिटीज़ का, जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, ये जो माइनॉरिटीज़ थे इन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और इनको टेम्परेरी शेल्टर लेना पड़ा रेफ्यूजी कैंप में, ठीक है? इन्होंने इन माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस वाले भी इनकी डिमांड्स नहीं सुन रहे थे, और कुछ लाखों रिफ्यूजी ने कंट्री की जो फ्रीडम थी वो कहाँ देखी? रेफ्यूजी कैंप में। कभी-कभी तो उनको महीनों तक, कभी-कभी सालों तक उनको रेफ्यूजी कैंप में ही गुज़ारने पड़े, ठीक है? फिर वुमेन्स के साथ क्या हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? जो फैमिली थी वो अपना ऑनर प्रिज़र्व करने के लिए अपनी फैमिली के अंदर जो भी वुमेन्स थे उनको वो लोग मार रहे थे। थाउज़ेंड्स ऑफ वुमेन्स वर रेप्ड एंड अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, ठीक है? राइटर्स, पोएट्स, फ़िल्म मेकर्स जो उस दौरान थे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो क्या कर रहे थे बॉर्डर के ऊपर, ठीक है? वो इन बॉर्डर के ऊपर स्टोरीज़ बना रहे थे, ठीक है? फ़िल्म बना रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे अभी तक बनती है ना पिक्चर्स? तो वो बताती है कि किस तरीके से वो ट्रॉमा जो था उससे हम बाहर निकले हैं, है ना? फिर वो जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं शायद वो जो जिन लोगों ने सफ़र किया है ना, उन्होंने उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से सफ़र किया होगा। लेकिन हम मूवी देखते हैं वग़ैरह तो हमको कितनी बार रोना आ जाता है ना मूवी में, क्यों? क्योंकि सच्ची में हम जब देखते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उस दौरान क्या सिचुएशन रही होगी। उस दौरान के लोगों ने उसे कैसे हैंडल किया होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉइज़ ऑफ द गवर्नमेंट वर आल्सो डिवाइडेड। आपने वो मूवी देखी होगी सैम बहादुर, है ना? सैम बहादुर के अंदर क्या होता है? वो खान जो उनके फ्रेंड होते हैं सैम बहादुर के, ठीक है? वो पार्टीशन की वजह से अलग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये वही है, एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था। जो एम्प्लॉइज़ थे उनको भी डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है? इट वाज़ अ सेपरेशन ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है? कम्युनिटी जो एक इतने सालों से एक साथ रह रही थी, ठीक है? जो नेबर्स थे वो तक सेपरेट सेपरेट हो गए थे, ठीक है? कुछ 5 से 10 लाख लोग जो थे वो मारे भी गए थे उस दौरान, ठीक है? अब ये सब कुछ हो गया, ठीक है? पार्टीशन वगैरह सब हो गया। अब जो इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन रही, वो सिर्फ 12% पॉपुलेशन रही। 1951 का जो आप सेंसस देखेंगे उसके अंदर 12% पॉपुलेशन मुस्लिम की थी। आई बात समझ में? अब इन मुस्लिम्स के साथ क्या किया जाए? क्या इनको भी मार दिया जाए? ये रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई थी भई ये, और ऊपर से ये लोग तो हमारी एक तरीके से दुश्मन ही हो गए थे, है ना? तो क्या इनको मार दिया जाए? नहीं, उनको नहीं मारा जाए, ठीक है? क्योंकि उनको नहीं मानना चाहिए। कि हमारे लीडर्स ने हमें समझाया कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है और हम मुस्लिम्स के साथ भी इक्वली ट्रीट करेंगे। ये लीडर्स ने हमें समझाया। अब देखो क्या हुआ कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रह रही थी उनके खिलाफ, सॉरी, उनके लिए बोलने वाली जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, और मुस्लिम लीग खुद तो पाकिस्तान में चली गई, तो उनके लिए कौन बोलेगा? अब जैसे कि पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग, वैसे के वैसे इंडिया के अंदर कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि हिंदू नेशन बनाना चाह रही थी इंडिया को, ठीक है? जैसे कि आप आरएसएस को देख लो, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हो आप। नॉर्मली हर जगह इसी को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है? वो चाहती थी कि वो एक हिंदू नेशन बनाए इंडिया को। आई बात समझ में? जैसे कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बनाया जाए जो कि सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी से भरा हो, है ना? तो क्या ये सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस क्या मुस्लिम्स को मार दें? नहीं। इसलिए जो लीडर्स थे उन्होंने हम लोगों को बताया कि हम एक सेक्युलर कंट्री है, हम एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस हिसाब से डिजाइन करना है। तो फिर हम ये चीजें क्यों करें, ठीक है? हम किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव क्यों करें, ठीक है? अगर हिंदू है या मुस्लिम है, सब एक साथ होके रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आई बात समझ रहे? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपको मैप है, ये आपके बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैप जो है इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आप एक बार देख लो, आगे आपको चैप्टर में ये पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है?
तो जब हम देखेंगे ना इंटरनल बाउंड्रीज बन रही है उस दौरान उस टाइम पे हम देखेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो आप, ये ट्रेवंकोर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ट्रेवंकोर जो है ना ये इधर मद्रास साइड में, मद्रास स्टेट के अंदर ट्रेवंकोर था, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे मद्रास के अंदर, तो मद्रास जो है ये जो मैंने एरो किया है मद्रास का ये वाला, ये जो रीजन है मद्रास का, ये ईआईसी ने बनाया था 1639 के अंदर, और बाद में इसको चेन्नई नाम दे दिया गया था 1996 के अंदर। चेन्नई जो एरिया था वो तमिल स्पीकिंग रीजन था एक्चुअली, ठीक है? तो ये तमिल लोगों को डिनोट करता था। फिर मद्रास स्टेट की बात कर लो आप, ठीक है? मद्रास स्टेट जो, फिर ये जो मद्रास स्टेट है आप देख रहे हैं, ठीक है? मद्रास स्टेट जो था वो एपी, केरला, कर्नाटका और यूटी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, इनसे मिलके बना था, ठीक है? ये पहले का बता रहे हैं ना, लिखा है ना इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ठीक है? एपी जो था वो तेलुगु रीजन डिनोट करता था, मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोग वहां ज्यादा रहते थे, ठीक है? वहां पे केरला के अंदर वैसे के वैसे मलयालम वाले, कर्नाटका के अंदर कन्नड़ वाले, और तमिलनाडु के अंदर ऑफ कोर्स तमिल वाले, ठीक है? वही चीजें हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है? अब देखो, प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना था इंडिया के अंदर। सेकंड प्रॉब्लम आ गया भाई, पहला पार्टीशन हो गया ना, अब सेकंड प्रॉब्लम हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे उस दौरान दो प्रोविंसेस थी इंडिया के अंदर। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी जिसपे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और एक प्रिंसली स्टेट थे जिसका अपना अपना राजा हुआ करता था जो उस स्टेट को रूल करता था, ठीक है? और ये जो प्रिंसली स्टेट होते थे, ये अगर ब्रिटिशर्स की सुजर्निटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास कुछ पावर्स है, ठीक है? कुछ इंटरनल अफेयर्स में उनके अधिकार है, जो प्रिंस है उनका अपने स्टेट के कुछ अफेयर्स पे अधिकार है, बाकी सारा अफेयर्स उन्होंने किसको दे दिया है? ब्रिटिशर्स को। और कुछ जो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, वो उनका अधिकार उनकी स्टेट्स पे था, ठीक है, वो उनका सारा अधिकार अपने स्टेट पे था। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो जो ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी इंडिपेंडेंस मिली। ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई आप लोगों की इच्छा है, कितने स्टेट्स है भाई प्रिंसली स्टेट? 565 स्टेट्स है, आप ये देखो। इन्होंने बोला कि अब हम तो जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनके लिए हम एक डिसीजन छोड़ जाते हैं। अगर उनको इंडिया में मर्ज होना है तो इंडिया में मर्ज होए, पाकिस्तान में मर्ज होना है तो पाकिस्तान में मर्ज होए, और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रहना है तो वो भी रह सकते हैं, उनकी इच्छा हो जो करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हुई जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, और हमने जो ट्रेवनकोर देखा था ना, हाँ वही ट्रेवनकोर का जो रूलर था उसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद जो निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, उन्होंने भी अपने आप को क्या कर दिया भाई, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने तो बोला कि मुझे तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर ही नहीं बनना है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके शुरू हो गई, ठीक है? इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान ही हमने जो मेन हमारा मोटिव था, वो हमारा मोटिव क्या था कि हमें यूनिटी अचीव करनी है, ठीक है? हमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से गवर्नमेंट चलानी है, और वो सारी चीजें प्रिंसली स्टेट्स को पसंद ही नहीं थी। खास तौर उनको डेमोक्रेटिक मैनर ही नहीं पसंद था। वो लोग तो अपने स्टेट में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आप बहुत सारे राइट्स दे देते हो अपने आम जनता को, जो कि इनको नहीं पसंद था, ठीक है? आई बात समझ में? अब गवर्नमेंट की अप्रोचेस, अब ये सारी प्रॉब्लम चल रही है तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगी ना, है ना? तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट करेगी। सबसे पहले हुआ ये था कि जब जो हमारी मुस्लिम लीग है, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमें, आईएनसी को बोला कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें किसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? हमें स्टेट्स के मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इनकी मर्जी, इनको जो भी चूज करना है वो करने दे। लेकिन जो हमारे सरदार पटेल थे, ठीक है, जो कि हमारे उस दौरान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, और ऊपर से आप इनको अच्छे से जानते हैं, इन्हें आयरन मैन भी कहते हैं, है ना? इनके बारे में छोटी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं और देना चाहूंगी आपको, आगे काम आएगी आपके एग्जाम्स वगैरह में। तो सरदार पटेल को आप अच्छे से जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि इनका एक स्टैचू बनाया गया था गुजरात की नर्मदा वैली के ऊपर, ठीक है, सरदार सरोवर डैम पर अभी बनाया हुआ है। और ये जो मतलब ये जो स्टैचू है ये कुछ 182 मीटर का की हाइट का स्टैचू है ये, शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप चेक कर लेना, ठीक है? और ये जो स्टैचू है ये अभी 2018 में ही बनाया था, इन्हीं के बर्थडे पे 31 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था, मोदी जी ने, ठीक है? तो ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और ये इन्होंने एक्चुअली
हिस्ट्री इन्होंने ही लिखी है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री इन्होंने ही लिखी है एक्चुअली, क्योंकि यही थे जिन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज कराया। अगर ये नहीं होते ना तो शायद इंडिया के अभी और भी बहुत सारे टुकड़े हो गए होते, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे ना, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी और अपना बोलने का तरीका, इन्होंने परसुएशन के थ्रू लोगों को इतनी अच्छी तरीके से, मतलब जो राजा वगैरह थे उनको इतनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया कि वो लोग इंडिया के अंदर मर्ज हो गए। किसी को जबरदस्ती तो किसी को जैसे तैसे करके मनवा लिया। आई बात समझ में? ये गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है अब? इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को हमारे साथ मर्ज करने के लिए वो कुछ ना कुछ तरीके कर रही है। अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो उस दौरान ये था कि जैसे उड़ीसा जो अभी का है, वो उड़ीसा 26 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब बताओ जरा, अगर इंडिया सच में ऐसा कुछ हो गया होता, ठीक है, तो इंडिया के कितने टुकड़े होते हैं, होते कि नहीं होते? फिर देखो आप, सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, वहां पे 14 तो बड़े स्टेट्स थे और 119 वहां पे स्मॉल स्टेट्स थे, और उसके साथ साथ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे होप मिल गई थी, ठीक है। क्या हुआ था कि गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। कौन सी कंसिडरेशन थी? पहला कंसिडरेशन ये था कि जो प्रिंसली स्टेट की जनता थी वो इंडिया का पार्ट बनना चाह रही थी। दूसरा कंसिडरेशन ये था कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो फ्लेक्सिबल होने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट को जितनी ऑटोनॉमी चाहिए ना, हम देने को तैयार है, बस वो हमारे साथ मर्ज हो जाए। तीसरी चीज ये थी कि हम इंडिया के और टुकड़े नहीं करने चाहते थे, ठीक है, बस इंटीग्रेशन से उसे बचा रहे थे। आई बात समझ में? इसलिए हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो थी वो बना रहे थे नेशन की, और जो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया के अंदर मर्ज कर रहे थे। जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के बहुत सारे, उन्होंने इंडिया के साथ ये जो डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको साइन करा, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने। लेकिन कुछ स्टेट्स जो थे वो साइन करने को तैयार ही नहीं थे, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, यहाँ के राजा तैयार ही नहीं थे। जूनागढ़ वालों को तो हमने प्लेबिसाइड के थ्रू मनवा लिया था, उनके स्टेट में हमने प्लेबिसाइड कंडक्ट कराया और उसके अंदर ये आया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जनता जो थी वो इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी, और इसलिए जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। हैदराबाद जो है, हैदराबाद, तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, इंडियन टेरिटरी का। यहाँ पे मैंने इंदिरा टेरिटरी लिखा है, भूल से टाइपिंग मिस्टेक है ये, प्लीज आप इसको इंडिया टेरिटरी कंसिडर करना, है ना। तो इंडियन टेरिटरी का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जो था वो हैदराबाद था। हैदराबाद जो था वो एक लैंडलॉक एरिया था, लैंडलॉक इन द सेंस कि स्टेट से लैंडलॉक था, ठीक है, दूसरे स्टेट से लैंडलॉक था। जो आज स्टेट बन चुकी है अलग अलग, वो पहले के टाइम पे इसी का पार्ट हुआ करती थी। जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो था वो उस दौरान हैदराबाद के अंदर आता था। और हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम था निजाम। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे, ठीक है। ये चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखे। इन्होंने इंडिया के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन किया था। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या होता है? ये साइन किया था इन्होंने नवंबर 1947 के अंदर, ठीक है। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया था हमारी गवर्नमेंट के साथ, उसका मतलब ये होता है कि जब तक कि हम ये डिसाइड ना करें कि हमें इंडिया या पाकिस्तान किस में मर्ज होना है, तब तक आप स्टेटस को मेंटेन करेंगे हमारे साथ। मतलब आप हमारी इंटीरियर टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और हम आपके टेरिटरी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम दोनों ही एक दूसरे से किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े वॉर वगैरह नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, मतलब आप चुपचाप खड़े रहे, स्टैंड से, ठीक है, चुपचाप नहीं, मतलब आप खड़े रहे अपनी जगह, हम डिसाइड कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, समझ में आया? उसी दौरान जो हैदराबाद की जनता थी, उनको पता था कि इस निजाम का मोटिव क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग निजाम के अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने बोला हमें तो इंडिया का ही पार्ट बनना है। अब कौन कौन थे जो निजाम के अगेंस्ट खड़े हुए थे? देखो, जैसे कि तेलंगाना के जो पीजेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा उसके ऑपरेसिव रूल से घबरा गए थे, किसके? निजाम के ऑपरेसिव रूल से सफर कर रहे थे, तो वो लोग खड़े हुए। फिर विमेन्स खड़ी हुई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े हुए, हैदराबाद कांग्रेस के लोग, ये सब उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये सारी चीजें जब हो रही थी, उस दौरान हैदराबाद के जो राजा थे निजाम, उन्होंने कहा अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिन्हें रजाकर्स कहते हैं, उनको उनको भेज दिया, ठीक है, उनको अनलीज किया, बोला जाओ और क्या करो, इन सारे इस मूवमेंट को रोको और इन सारे लोगों को क्या करो, चुप कराओ, ठीक है। उन रज़ाकर्स की जो एट्रोसिटी की जो सीमा थी, उसकी कोई हद ही नहीं थी। इन्होंने सारी हदें पार कर ली, ठीक है। खूब तो
एट्रोसिटीज़ किए, खूब मर्डर किए, खूब रेप किए और बहुत बुरी तरीके से लोगों को लूटा। स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, ठीक है? मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा था लेकिन स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ, ठीक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस दौरान, हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि अब इस सिचुएशन को टैकल करने का सिर्फ हमारे पास एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि हमारी आर्मी को वहां भेजा जाए और निजाम को हरा कर उसको सरेंडर किया जाए और हैदराबाद को हम अपने कंट्रोल में ले लें। और ऐसा ही हुआ, फाइनली हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। आई बात समझ है? अब हम चलते हैं मणिपुर के ऊपर। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह जी। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ और उसके साथ ये अश्योरेंस लिया था कि हमारा इंटरनल ऑटोनॉमी हमें मिले। आई बात समझ में? यहाँ पे जो ये राजा थे, इन्होंने अपनी जनता के डिमांड पर यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे, ठीक है? जून 1948 के अंदर, ठीक है? इलेक्शन कंडक्ट कराए थे। ये पहला स्टेट था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट कराए थे। आई बात समझ में? यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां पे डिबेट चल रही थी कि क्या हम इंडिया का पार्ट बने या नहीं बने। जैसा कि हमारी असेंबलीज में भी डिबेट चलती है ना किसी बिल को लेके कि हमें इस बिल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वैसे कि वैसे उधर भी डिबेट चल रही थी। और उसी दौरान जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने राजा को प्रेशराइज करा के उनसे मर्जर एग्रीमेंट साइन करा दिया सितंबर 1949 के अंदर और उसके तहत मणिपुर जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे, ये इससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमसे तो पूछा ही नहीं और वो जो नाराजगी है वो आज दिन तक हम देख सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ है? अब जो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है उसकी तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब हम स्टेट के अंदर, हमारी इंडिया जो है उसके अंदर इंटरनल बाउंड्रीज बना रहे हैं और वो भी किस बेसिस पे? लैंग्वेज और कल्चरल प्लुरैलिटी के बेसिस पे। आई बात समझ में? अब देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो जिसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूट जो स्टेट बाउंड्रीज होती थी वर ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशंस और सिंपली कंसिडर विद द टेरिटोरियल एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस भी टेरिटरी को एनेक्स करता था उस हिसाब से बाउंड्रीज बन जाती थी, या फिर जो टेरिटरीज रूल्ड करी जाती थी प्रिंसली पावर के थ्रू उसको हम बाउंड्री कंडक्ट कर लेते थे। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि भाई एक्चुअली है ना, इंडिपेंडेंस मिला ना उससे पहले हमको पता था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, ठीक है? इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है। तो उससे पहले हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ डिसाइड किया था जैसे कि हम इंडिया को यूनिफाई करेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएंगे वगैरह वगैरह। वैसे के वैसे प्रिंसली स्टेट को मर्ज करेंगे, वैसे के वैसे हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हम इंडिया के अंदर क्या करेंगे, इंटरनल बाउंड्रीज बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल प्लूरैलिटी, ठीक है? ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। लेकिन जैसे ही इंडिया का इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला, फ्रीडम जैसे इंडिया को मिली तो उसी के साथ-साथ हमें पार्टीशन का दुःख और मिल गया। तो उस दुःख की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस डिमांड को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाड़ में, हम नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का पार्टीशन नहीं कर रहे, ठीक है? इंडिया के अंदर कोई भी बाउंड्रीज़ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनेगी। और उसी दौरान जो हमारे तेलुगु स्पीकिंग एरिया था ओल्ड मद्रास का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था मैप में, है ना? आपको एक और बार वो मैप बता देती हूँ। तो ये देखो ये मैप, इसमें ये मद्रास एरिया है, ठीक है? ये मद्रास स्टेट है और यहाँ पे मैंने ये ट्रावनकोर आपको बताया, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना? आप और अपनी बुक के अंदर देख लेना एक बार, ठीक है? बुक खोल के ही बैठना जब पढ़ो तो, है ना? तो क्या हुआ था कि ये जो मद्रास स्टेट था ना, यहाँ पे है ना, ये जो मद्रास था, ओल्ड मद्रास प्रोविंस जो था, ये इंडिया के जैसे कि तमिलनाडु, एपी, केरला, कर्नाटका के कुछ हिस्सों से मिलके बना हुआ था, ठीक है? अब जो तमिल वाला एरिया था ना, वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग रहते थे, एपी के अंदर तेलुगु बोलने वाले, केरला में मलयालम और कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है? तो ये जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, इन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च किया और इस मूवमेंट के तहत इन्होंने डिमांड की कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए जिसको आंध्रा प्रोविंसेस कहा जाएगा और यहाँ पे सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोग ही रहेंगे। आई बात समझ में? मद्रास में से हमें अलग स्टेट बना के दे दो। एक लीडर थे इनके जिनका नाम था पोती श्री रामुल्लू, ठीक है? ये कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधी भी कहते हैं इनको। इन्होंने 56 डे का फास्ट किया था और 56वें डे इनकी डेथ हो गई थी, जिसके चलते जो इनके सपोर्टर्स थे और जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया बनाने के लिए जो डिमांड करने वाले जो लोग थे, उनके अंदर रिसेंटमेंट शुरू हो गया। वो लोग गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है? इधर से पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी, दंगे हुए खूब, ठीक है? और फाइनली जो मद्रास की जो लेजिस्लेटर्स थे, ठीक है? उन लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट छोड़ दी, ठीक है? सब क्योंकि उस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत लोग मर रहे थे, तो सब अपनी-अपनी जानें बचा के जा रहे हैं, ठीक है? प्रोटेस्ट पे आ गए जो लीडर्स थे, लेजिस्लेटर्स थे, वो सब ने अपनी-अपनी पोस्ट छोड़ दी और वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे। तभी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है यार, इधर ये पार्टीशन का लफड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऊपर से इनको अलग स्टेट चाहिए, ठीक है? दे दो इनको भी स्टेट, ठीक है? इनको आंध्रा स्टेट चाहिए, दे दो। फाइनली आंध्रा स्टेट दिसंबर 1956 52 में बनाया गया और जब बना तो वो बड़ा ही
पीसली, बड़ी ही शांति तरीके से बना। जब तक डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी तब तक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डिमांड पूरी हो गई तो सब कुछ शांति से हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब जब ये सब हमने देखा तो जो हमारे दूसरे स्टेट के मेंबर्स थे, उनको भी थोड़ी उम्मीद मिली कि चलो ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बन रहे हैं, कंट्री में बना रहे हैं, जैसे एपी बन गया वैसे दूसरे स्टेट भी बनेंगे। तो उन लोगों ने भी डिमांड शुरू की और उसी के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में आया था, ठीक है, इसके अंदर ये कमीशन बना था, जिसके अंदर कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया और जिनको बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टेट की बाउंड्री बनानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, एंड कल्चरल प्लूरैलिटी। आई बात समझ में? फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो 1956 में पास हुआ। देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कमीशन का मतलब है कि कुछ लोगों को अपॉइंट किया है जो क्या करेंगे, जो कि स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। और एक्ट पास हो जाने का मतलब है कि अब से स्टेट्स जो है वो बनने शुरू हो गए। आई बात समझ में आपको? ठीक है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे भी कौन से स्टेट किस साल में बनाता है ना। आई बात समझ में? और इसी के तहत 14 स्टेट्स बने और 6 यूटीज बने, ठीक है। पहले तो ये माना जा रहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम बनाएंगे स्टेट तो क्या होगा, इंडिया के और टुकड़े हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इंडिया। लेकिन जैसे ही हमने एपी की डिमांड सुनी और सब कुछ शांति से हो रहा था, जो हमारे लीडर्स थे उनको भी उम्मीद मिली, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो सबको इजाजत दे दी जाए और स्टेट बना दिया जाए। देखो आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसमें लिखा है अर्लियर इट वाज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट may foster separatism and create pressure on the newly founded nations, but the leadership under the popular pressure finally made a choice in favor of linguistic state. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claim of the region, the threat of division and separatism would be reduced. ठीक है, और आज 50 साल हो गए हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बने हुए और आज दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन ये कोट किया गया है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। आई बात समझ में? कुछ न्यू स्टेट्स के बारे में देखेंगे हम जो बने थे, जैसे कि एक हमने जब ये कॉन्सेप्ट आया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने का, तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया बाइलिंगुअलिज्म का, मुंबई स्टेट, जो कि जहाँ पे गुजराती और मराठी दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को मिलके हमने ये स्टेट बनाया था, लेकिन कुछ सही नहीं बैठा और फाइनली 1960 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट बना दिए गए थे। वैसे कि वैसे पंजाब के अंदर दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक पंजाबी और एक हिंदी, ठीक है, उनको भी 10 साल बाद 1966 में अलग अलग स्टेट्स में बना दिया गया, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स थे, वो बहुत सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट 1972 के अंदर बन चुके थे, जैसे कि असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 में बनते हैं, और नागालैंड जो है वो बहुत ही पहले 1963 में बन जाता है। आई बात समझ में? वैसे कि वैसे जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस की डिमांड रेज हुई थी कि लिंग्विस्टिक बेस पे हमारा स्टेट बनना चाहिए, वैसे के साथ वैसे बहुत सारे स्टेट से जो कि रीजनल कल्चर के बेसिस पे अपना स्टेट बनाना चाह रहे थे, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और उनको भी फाइनली अलग अलग स्टेट बनाया गया था 2000 के अंदर। तेलंगाना जो अभी रिसेंटली 2014 2 जून को बना है, ठीक है। आई बात समझ में? और अभी तक ऐसी बहुत सारी डिमांड्स है अलग अलग स्टेट बनाने की, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ रीजन है, वहां पे भी वो नया स्टेट बनाने की मतलब डिमांड रख रहे हैं कि हमें विदर्भ एक अलग नेशन चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। हरित प्रदेश वेस्टर्न यूपी का, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न बंगाल। और आपको ये भी पता है शायद कि ऑफ कोर्स पता होगा आपको कि अभी पंजाब के अंदर वो क्या कहते हैं, खालिस्तान अलग स्टेट, वो तो अलग ही कंट्री बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स है जो अभी भी बहुत सारी डिमांड्स कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ रहे हैं? तो यही था हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।